हेलो। हेलो बच्चों, नमस्ते। अभी अपन पढ़ेंगे बंगाल में कूटनीति और युद्ध। हम अभी जो आपको ये पहला सेकंड ईयर का फर्स्ट पेपर है, उसका ये चैप्टर है बंगाल वाला जो हम पढ़ा रहे हैं आपको। उसमें आपको जो है सिराजुद्दौला का जो है वो खास ध्यान रखना है आपको। प्लासी का युद्ध और एक दूसरा जो है बक्सर का युद्ध, ये दोनों युद्ध जो है वो हमें बहुत अच्छी तरह से पढ़ने हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। अब बच्चों मैं ये बता रही हूँ कि बंगाल की जो स्थिति थी है ना औरंगज़ेब के समय में, तो उस समय औरंगज़ेब के समय में उसने जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है वो मुग़ल साम्राज्य के अलग अलग सूबे थे, है ना, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। और 1705 में औरंगज़ेब ने मुर्शीद कुली ज़फ़र खां को बंगाल का सूबेदार बनाया और उसके समय में उड़ीसा का सूबा भी उसको दे दिया था। और उसकी मृत्यु के बाद जब ऐसी स्थिति आई राजनीतिक अस्थिरता की, तो मुर्शीद कुली ज़फ़र खां औरंगज़ेब की मृत्यु के बाद, यानी कि औरंगज़ेब की जब मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई है, तो जब है ना उसकी मृत्यु के बाद थोड़े राजनीतिक अस्थिरता बहुत आई, क्योंकि उसके समय में जो कठोर नियंत्रण था और हमने जो देखा है औरंगज़ेब ने किस तरह से शासन किया है वो आप पढ़ चुके हो फर्स्ट ईयर में। तो मतलब उसके बाद, उसकी मृत्यु के बाद राजनीतिक जो अस्थिरता के काल में मुर्शीद कुली ज़फ़र खां एक स्वतंत्र शासक की तरह शासन करने लगा। 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका जो दामाद था दौला, वो उसका उत्तराधिकारी बना था। और उसने जो है बिहार के सूबे को अपने नियंत्रण में कर दिया। और 1739 में इसकी मृत्यु हो गई, है ना। 1739 में जब इसकी मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु 1727 में जब उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है शुजाउद्दौला है वो उसका उत्तराधिकारी बना। 1739 ईस्वी में शुजाउद्दौला की मृत्यु हो जाने के बाद उसका जो बेटा सरफराज खां था वो उसका उत्तराधिकारी बना। और वो जो है बड़ा कमज़ोर और अयोग्य शासक होता था और विलासी था। तो उस समय जो है अलीवर्दी खां जो है वो वहाँ का सूबेदार था बंगाल का। उसने जो है बिहार का जो सूबेदार था, सॉरी बंगाल का नहीं, बिहार का, तो उसने जो है पराक्रम और जो सैनिक महत्वाकांक्षा से उसने जो है सरफराज पर आक्रमण किया था 1740 में और उसको परास्त किया और वो मारा गया। और उसके बाद अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सूबेदार बना था। और उस समय जो है औरंगज़ेब 1740 में आपने देखा है कि मोहम्मद शाह रंगीला का शासन था, तो वो बड़ा कमज़ोर था। तो कमज़ोर तो होगा ही, क्योंकि नादिर शाह 1739 में आया था, तो उसने आक्रमण करके और कमज़ोर बना दिया था मुग़ल शासन का। कितना लूटपाट की थी, हमने जो इस सब के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो है कमज़ोर सूबेदार बारह मुग़ल शासक था, उसने उसको मान्यता दे दी। अब है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थिति जो है पहले तो जो है वो सबसे बड़ी बात है कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जब आई थी तो वो व्यापार के उद्देश्य से ही आई थी। और फिर जब भारत की स्थिति, राजनीतिक दशा देखी, तो फिर उसने यहाँ के एक राज्यों को मतलब अपने कब्जे में करना शुरू किया था। तो हम जो पढ़ेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल में अपनी पहली जो बस्ती है, हुगली जो नदी है, हुगली नदी का जो के पास में जो नगर है, उसमें 1651 में स्थापित कर ली थी। और मुग़ल सम्राट शाहजहाँ ने एक फरमान द्वारा उस सूबे में व्यापार करने की इजाज़त भी दी थी।
और कंपनी द्वारा निर्यात किए गए माल की चुंगी कर से मुक्त रखने की सुविधा भी दी थी। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखशियर ने एक फरमान जारी किया था और कंपनी के सामान को ले जाने पर लगने वाली चुंगी कर या सीमा शुल्क कर से उसे मुक्त कर दिया था। जो जो मुगल शासकों की सत्ता कमज़ोर होती गई, बंगाल के सूबेदार लगभग स्वतंत्र शासक बन बैठे थे, क्योंकि उन पर नियंत्रण करने वाला कोई था नहीं। उस समय जो थे वो अयोग्य लोग थे, तो इसलिए अतः वे चाहते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में के सूबे में व्यापार के मामले में उनसे आदेश प्राप्त करने चाहिए। इस प्रकार व्यापार के प्रश्नों को लेकर के बंगाल के सूबेदार और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मतभेद बढ़ते गए और मतलब जो दोनों में मतलब ऐसे मतभेद बढ़े के बाद में युद्ध लड़े गए। और युद्ध में का जो लड़े जाने का मेन प्रश्न जो था वो व्यापार करना था। और राजनीतिक सत्ता तो फिर उन्होंने काबिज की ही वहाँ पे। तो इस तरह से उनका जो मेन उद्देश्य जो था वो तो व्यापार के उद्देश्य से ही अंग्रेज आए थे। कलकत्ता के आसपास के क्षेत्र जो कंपनी को जमींदारी के रूप में मिला था, उस पर भी दोनों का विवाद था। बंगाल के सूबेदार कहते थे कि ये जमींदारी जो है आपको दी गई जो है वो ये सारी जमींदारी क्षेत्रों पर हमारा नियंत्रण है, हमारी ज़मीन है और हमारा नियंत्रण है। और कंपनी कह रही थी कि इसमें हमारा पूरा स्वायत्तता, हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है, तो सूबेदार को इसमें कोई हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से दोनों में विवाद गहराया था। अब जो है अलीवर्दी खां जो है वो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त सूबेदार तो बन गया था, लेकिन वो नाम मात्र का था। बंगाल में जो एक तरह से जो उसकी स्थिति थी वो एक स्वतंत्र शासक के रूप में थी। और 1740 से 56 ईस्वी तक इसने शासन किया और वो बड़ा योग्य था, अनुभवी था, पराक्रमी था और वीर सेना नायक था। और मराठों से निरंतर बंगाल पर आक्रमण होते रहते थे, चौथ और वसूली को लेकर के। तो उससे बंगाल की स्थिति जो है कमज़ोर पड़ गई थी, लेकिन उसने जैसे वैसे करके इन स्थिति को संभलने के लिए मराठों को उसने कुछ रुपया और चौथ के बदले में देने का वचन दिया। और फिर उसके बाद उसने अपने शासन प्रशासन व्यवस्था जो है उसके ऊपर ध्यान दिया। उसे बंगाल के सूबेदार बनने में जो है वहाँ के जो हिंदू व्यापारी थे, जो बहुत बड़े बड़े धनवान थे, उन्होंने बहुत सहयोग दिया और इसलिए उसने प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर भी उसने हिंदुओं को नियुक्त किया। और इन व्यापारियों का नाम जो है जगत सेठ बंधु है, मेहताब राव है और स्वरूप चंद है, राम नारायण है, राजा माणिक चंद है। ये सारे लोग थे जिनको बहुत ही सम्मान प्राप्त था। और जो व्यापार था वो हिंदुओं के जो हाथ में थे। बंगाल का जो अधिकतर व्यापार, हालांकि मुस्लिम भी थे, लेकिन अधिकतर व्यापार जो अधिकार जो है वो हिंदुओं का था। तो यूरोपीय व्यापारियों का जो है वो यहाँ पर हिंदुओं से लेन देन बढ़ना शुरू हो गया था। तो इन लेन देन बढ़ने से इनकी अच्छी स्थिति हो गई और वो लोग जो है अंग्रेजों के मित्र बन गए। तो यही कारण है कि जब नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य में जो संघर्ष हुआ था, उसमें बंगाल के हिंदुओं ने जो है सिराजुद्दौला का साथ नहीं दे करके किसका साथ दिया? अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो हम आगे जो पढ़ेंगे कि अलीवर्दी खां और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो आपसी संबंध थे वो कभी दोस्ताना नहीं रहे,
विवाद का जो प्रश्न है वो व्यापारिक सुविधाएं अधिक से अधिक प्राप्त करना। कंपनी ये चाहती थी कि हम बहुत ही अधिक से अधिक प्राप्त करें, जबकि बंगाल के नवाब का जो मत था वो नहीं चाहता था कि अंग्रेज लोग यहाँ पर हावी हो जाए, क्योंकि कर्नाटक के जो युद्ध में फ्रांसीसी और अंग्रेजों ने जिस तरह से युद्ध किया था कर्नाटक में, उन युद्धों में जो स्थिति हुई थी, तो बंगाल का नवाब इस बात से डर गया था कि बंगाल के ये जो स्थिति जो है वो बंगाल में पैदा नहीं हो जाए, क्योंकि फ्रांसीसी भी उस समय व्यापार कर रहे थे और अंग्रेज भी कर रहे थे। तो इस स्थिति से मतलब से वो हमेशा उसको चिंतित रहता था। कौन? अलीवर्दी खां। तो विवाद का दूसरा प्रश्न है कि जो है हमेशा अलीवर्दी खां जो है अंग्रेजों को यही कहता था कि यहाँ पर तुम्हें कोई किलेबंदी नहीं करने देंगे, न ही फ्रांसीसी करेंगे बंगाल में, न अंग्रेज करेंगे, कि क्योंकि तुम लोग व्यापार करने के लिए आए हो तो यहाँ व्यापार करो। यहाँ पर सैनिक जमावड़ा अस्त्र शस्त्र रखने की या सेना तैयार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अलीवर्दी खां के इस मतलब इस तरह के व्यवहार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्वयं सेनाएं गठित कर ली, और वो लोग क्या एक चालाकी चली कि मराठों जो लोग थे वो बंगाल के अंदर जो लूट मार करते थे और बस्तियों पर आक्रमण करते थे, तो उसकी रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजों ने अपने ऊपर ले ली। और जहाँ जहाँ मराठों ने लूट मार की थी उन जगहों पर अंग्रेजों ने लोगों को कुछ पैसे दिए और उनको वापस उनको पैसे देकर उनकी स्थिति मजबूत की, और इस तरह से उनके साथ एक तरह से सहानुभूति इन्होंने मतलब सहानुभूति तो उनमें थी नहीं, वो तो मतलब से कर रहे थे, तो लेकिन लोगों की सहानुभूति इन्होंने प्राप्त कर ली। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक तो मतलब लोग जो है वो अंग्रेजों के दोस्त बन गए, और आगे चलकर जब है वो आगे चलकर वही जो है लोग हैं बंगाल के वो अंग्रेजों के काम आ गए। और 1756 में यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ओके, उस युद्ध के परिणाम स्वरूप दक्षिण भारत में दोनों कंपनियों में संघर्ष शुरू हो गया, परंतु अलीवर्दी खां ने दोनों पर कठोर नियंत्रण रखा था और उन्होंने आप मतलब उनको आपस में लड़ने नहीं दिया था। ठीक है बच्चों, फिर हम जो आगे आपको पढ़ाएंगे सिराजुद्दौला के बारे में।